इस समय देश में करीब 82% केसेस क्योर हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। करीब 16.25% केसेस यानी कि 28,13,658 केसेस अभी एक्टिव केसेस की दृष्टि में हैं, जिनको कि मॉनिटर किया जा रहा है। जो हमारे सामने आज की सिचुएशन है उसमें हम देखते हैं कि मिड फरवरी ऑनवर्ड्स हम लोगों का एक स्टीप राइज इन केसेस नोट किया गया है, और अगर हम आज का डेटा देखें तो पाते हैं कि करीब 3,52,991 केसेस पिछले 24 घंटे में देश में रिपोर्ट हुए हैं। While this is the situation with respect to larger number of cases getting reported, positive news also is कि हम देखते हैं कि एक इंक्रीजिंग ट्रेंड रिकवरी में भी देश में नोट किया जा रहा है। जैसे कि अगर हम देखें कि कल की तारीख में हमारे देश में 2,19,272 केसेस रिकवर हुए हैं। आज की दृष्टि में अगर हम देखें तो कुछ स्टेट्स में हमारे एक्टिव केसेस ज़्यादा हैं, यानी कि यह वह स्टेट हैं जहां पर कि हमें और अधिक कार्य करने की जरूरत है। दो तरीके से, एक तरह से कि हम कैसे इन्फेक्शन को कंट्रोल करें, और साथ ही हम वहां पर केसेस का क्लिनिकल मैनेजमेंट टाइमली और प्रोसेस से कर पाएं, जिसमें हम देखें कि सबसे अधिक केसेस महाराष्ट्र में हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात और तमिलनाडु। एक मुख्य अंश हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, वह यह है कि आज जबकि केसेस देश में बढ़ रहे हैं, तो हमारी ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट, जितनी देश में स्टेट्स हैं, उन सभी में जो पिछले समय में सितंबर के माह में पिछले साल जो हमने एक पीक नोट की थी, उससे अधिक केसेस इस बार ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में पाए जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही मेजर कंसर्न का विषय है, जिससे कि हमारे हेल्थ सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना ही एक लोड आता है और मैनेजमेंट से रिलेटेड चैलेंजेस हमारे सामने पैदा होते हैं। जैसे कि आप देखें कि महाराष्ट्र में पीक 2.25 गुना के करीब आई है, कर्नाटका में 3.3 टाइम, उत्तर प्रदेश में भी 5 टाइम्स केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और साथ ही ये केसेस अभी भी एक ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, जो कि एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है। इसी तरह अगर आप देखें तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, तेलंगाना और झारखंड, इन सभी स्टेट्स और काफी और अधिक स्टेट्स में भी हम ये देख रहे हैं कि एक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री जो है वह कॉज ऑफ कंसर्न है, जिस पर कि हमें काम करने की आवश्यकता है। साथ ही हम आप लोगों को बताना चाहेंगे स्टेटस ऑफ वैक्सीनेशन इन द कंट्री। वैक्सीनेशन एक वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वाइल हम लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट पर काम कर रहे हैं, साथ ही हम वैक्सीनेशन के द्वारा भी एक प्रोसेस के रूप में मानते हुए कोविड मैनेजमेंट प्रक्रिया में काम कर रहे हैं। पूरे देश में अब तक 14 करोड़ 19 लाख डोजेज एडमिनिस्टर की जा चुकी हैं, जिसमें से कि पीपल अब 45 ईयर्स अगर हम नोट करें तो पाते हैं कि फर्स्ट डोज 9.79 करोड़ पब्लिक को लग चुकी है, सेकेंड डोज 1 करोड़ से अधिक लोगों को हम दे चुके हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स एक प्रायोरिटी एरिया है, प्रायोरिटी सेक्टर है, जिसमें कि 92 लाख के करीब लोगों को हम लोग फर्स्ट डोज दे चुके हैं, और 60 लाख के करीब हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं उनको हम सेकेंड डोज भी दे चुके हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स जो कि हमारा कोविड कंटेनमेंट मैनेजमेंट और साथ में ओवरऑल मैनेजमेंट एफर्ट्स को कंट्रोल कोऑर्डिनेट करते हैं, उनको अब तक हम करीब 1.19 करोड़ लोगों को फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज 63 लाख लोगों को दे चुके हैं। एक मुख्य अंश हम आप लोगों की दृष्टि में और लाना चाहेंगे कि जैसे अगर हम देखें कि हमारे देश में करीब 87.89% नेशनल एवरेज ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स कवर हो चुके हैं फर्स्ट डोज के द्वारा, तो उसमें कई स्टेट्स ऐसी है जिन्होंने 90% से भी ज्यादा अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को फर्स्ट डोज दी है, जिसमें कि मुख्यतः अगर हम देखें तो पाते हैं कि झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इसी तरह से ये स्टेट्स हैं जो 12 स्टेट्स हैं जिन्होंने 90% से भी ज्यादा अपने हेल्थ केयर वर्कर को फर्स्ट डोज दे दी है। इसी के साथ जिन स्टेट से हम फॉलो करते हैं, जिनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, वह 10 स्टेट जहां पर कि 75% से भी कम फर्स्ट डोज हेल्थ केयर वर्कर्स को दी गई है, जिसमें कि नागालैंड, चंडीगढ़, मणिपुर, मेघालय, पंजाब, तेलंगाना जैसी स्टेट्स आती हैं। हम उस स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। साथ ही अगर हम देखें तो फ्रंट लाइन वर्कर्स जिनको कि हमने देश में करीब 79.18% के करीब अब तक कवर कर लिया है फर्स्ट डोज के द्वारा, तो 12 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि 80% से भी ज्यादा हमारे फ्रंटलाइन वर्कर को हम फर्स्ट डोज दे चुके हैं, जिसमें मुख्यतः दादरा एंड नागर हवेली, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसी स्टेट्स हैं। साथ ही करीब 7 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि 65% से कम फ्रंटलाइन वर्कर्स को फर्स्ट डोज दी गई है, जिसमें मुख्यतः गोवा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय
और तेलंगाना जैसी स्टेट्स हैं। साथ ही एक हमारा जो प्रायोरिटी एज ग्रुप है पीपल अबव 60 ईयर्स ऑफ एज, तो जिसमें कि हम 50% से अधिक लोगों को जो हमारी प्रायोरिटी पॉपुलेशन है उसको कवर कर चुके हैं। तो जहां एक स्थाई पर हमारा नेशनल एवरेज 36.1% है, उसके अगेंस्ट कई स्टेट्स ऐसी है जहां पर परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, जिसमें कि हम मुख्यतः हाईलाइट करना चाहेंगे लद्दाख, सिक्किम, राजस्थान, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ जैसी स्टेट्स हैं जहां पर कि अधिक परसेंटेज में 60+ लोगों को कवर किया गया है। डियर कुलीग्स, एक मेजर चैलेंज हम लोगों के सामने है, वह यह है कि आज हमारे देश में केसेस बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि हम अपना फोकस्ड अटेंशन कोविड मैनेजमेंट पर जिस तरह से कि हम पिछले 1 साल 3 महीने से लगाते आए हैं, उसी को हमें कंटिन्यू रखना है, रिन्यूड विगर के साथ काम करना है, जिसमें कि हमारे मेन 5 अप्रोचेज रही हैं, जो कि अगर हम देखें टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन एंड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। आज जरूरत है कि हम इस अपनी अप्रोच को फील्ड में लागू करते समय 3 मुख्य गाइडिंग प्रिंसिपल्स पर अपना फोकस बनाए रखें, जिसमें हम लोग हाईलाइट करना चाहेंगे मुख्यतः कंटेनमेंट, सेकंड क्लिनिकल मैनेजमेंट, थर्ड कम्युनिटी एंगेजमेंट। कंटेनमेंट के विषय में हम आप लोगों की दृष्टि में ये लाना चाहेंगे कि अन्य बीमारियों के मुकाबले अगर हम देखें तो कोविड का जो वायरस है वह ह्यूमन होस्ट में ही रहता है, वह किसी इंटरमीडिएट होस्ट में नहीं जाता है। तो जिससे हमें पता लगता है कि अगर हमने उस ह्यूमन होस्ट को आइसोलेट प्रॉपरली किया तब हम इन्फेक्शन का स्प्रेड रोक पाएंगे। तो आज जरूरी है कि जब देश में कई प्रांतों में, कई स्टेट्स में हायर सर्ज नोटिस किया जा रहा है, तो हम स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को रोकने के लिए अननेसेसरी मूवमेंट को रेगुलेट करें, कंट्रोल करें, कोऑर्डिनेट करें। साथ ही जरूरी है कि हम स्प्रेड को रोकने के लिए, चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ने के लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपने जीवन में समाहित करते हुए हर समय उसका प्रयास करें। जरूरी है किसी भी इंफेक्शियस डिजीज के मैनेजमेंट के लिए कि हम उस डिजीज को टाइम पर आइडेंटिफाई करें। कोविड भी ऐसी एक बीमारी है जिसको अगर हमने समय पर आइडेंटिफाई कर लिया तो यह सीरियस बीमारी के रूप में कन्वर्ट नहीं होगी और पेशेंट माइल्ड और मॉडरेट लेवल पर ही हम उसको कंट्रोल कर उसको ढंग से ट्रीटमेंट दे पाते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आज हम कोशिश करें कि अपने कंटेनमेंट के एफर्ट्स के साथ ही हम जब भी किसी हमारे समाज में किसी भी व्यक्ति को कोई भी सिम्टम अगर नोटिस होता है तो वह तुरंत से तुरंत उसका टेस्ट कराएं। टेस्ट का रिजल्ट आने में अगर 24 घंटे या उससे अधिक समय भी लगता है तो यह मानते हुए कि मुझे कुछ सिम्टम्स है, मुझे दूसरे लोगों से, अपने परिवार के लोगों से एक आइसोलेशन रखना है, एक डिस्टेंस बना के रखना है जब तक मेरा टेस्ट रिजल्ट नहीं आता, और साथ ही मैं रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस लेता रहूं, उसकी भी आज हमारे लिए जरूरत है कि हम उसको ढंग से इंप्लीमेंट करें। दूसरा मेजर फोकस है क्लिनिकल मैनेजमेंट। आज हम देख रहे हैं कि यथासंभव प्रयत्न करते हुए भी हम पाते हैं कि कुछ प्रांतों में हमारे ऐसी सिचुएशन भी पैदा हो रही है कि जहां पर हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्रेस क्रिएट हो रही है। तो उसके लिए जरूरी है कि हम कुछ मुख्य अंशों का स्पेसिफिकली पालन करें। जैसे हम आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जरूरत है कि हम जितने भी हमारे होम आइसोलेशन केसेस हैं हम उनको मॉनिटर करें। होम आइसोलेशन केसेस की मॉनिटरिंग करते हुए हमें यह ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति पॉजिटिव होकर होम आइसोलेशन में है वह प्रॉपर आइसोलेशन में रहे ताकि उसके परिवार के और सदस्यों को इन्फेक्शन ना फैले। होम आइसोलेशन से संबंधित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इश्यू की गई गाइडलाइंस का 100% पालन हो वह हमें इंश्योर करना है। जरूरत है कि जो केसेस जिनको की हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हो उनको स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके हम सीमलेस हॉस्पिटलाइजेशन को कोशिश करें ताकि पेशेंट को टाइम पर एडमिशन मिल सके। इसके लिए हमने स्टेट से और डिस्ट्रिक्ट से भी रिक्वेस्ट की है कि हर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिक्वेस्ट के तहत एक डैशबोर्ड प्रोवाइड करे जहां पर की अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स उसको डिस्प्ले किया जाए ताकि लोगों में एक अननेसेसरी भय का वातावरण पैदा ना हो और एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस किया जाए, क्रिएट किया जाए जिससे कि हॉस्पिटल में बेड उनको मिल सके। साथ ही जरूरी है कि स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट मिलकर बेस्ड ऑन द केसेस ट्रेजेक्ट्री, किस टाइप के केसेस आ रहे हैं, कितनी तादाद में केसेस आ रहे हैं, उसको देखते हुए जरूरत पड़े तो एडिशनल गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स के बेड्स को कोविड डेडिकेटेड बेड्स में कन्वर्ट करे और अधिक जरूरत हो तो मेकशिफ्ट टेम्परेरी हॉस्पिटल्स भी बनाकर इंश्योर करे कि जिन लोगों को बेड्स की जरूरत है उनको हम समय पर बेड्स दिला पाएं। जरूरी है कि हम नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल को 100% फॉलो करें। आज आप लोगों की नॉलेज में भी है कि कहीं जगह पर ऑक्सीजन,
और इसी तरह से जो इन्वेस्टिगेशनल थेरेपी वाली हमारी दवाइयां हैं, जैसे कि रेमडेसिविर, टोसिलिजुमाब, जो कि लिमिटेड सप्लाई में देश में अवेलेबल है, क्योंकि हमने देखा कि एक सडन सर्च केसेस में आया है, तो वाइल एक स्थाई पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनकी सप्लाई बढ़ाने का काम कर रही है। दूसरा जरूरत है कि अननेसेसरी ड्रग प्रेस्क्रिप्शन ना हो, तो हम आप लोगों के द्वारा सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि काइंडली इंश्योर करें जिसको ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत हो उसको ऑक्सीजन दी जाए, जितनी क्वांटिटी में ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत हो उतनी ही ऑक्सीजन दी जाए। साथ ही जो इन्वेस्टिगेशनल थेरेपीज हैं उनको उनके नॉर्म्स के हिसाब से, क्लिनिकल प्रोटोकॉल के हिसाब से ही प्रेस्क्राइब किया जाए। यह भय का वातावरण क्रिएट ना हो कि अगर मुझे रेमडेसिविर या टोसिलिजुमैब नहीं मिलेगी तो मेरे पर्टिकुलर पेशेंट को खतरा ज्यादा है। साथ ही हम इससे संबंधित एक और बात आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि जिस तरह से रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब हैं, हमारा क्लिनिकल प्रोटोकॉल क्लियरली आइडेंटिफाई करता है सिमिलरली प्लेस्ड मेडिसिन जो कि इससे चीपर हैं, जो वाइडली अवेलेबल हैं, और उन सबको भी हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी द्वारा प्रेस्क्राइब करना चाहिए ताकि लोगों में एक जो भय का वातावरण है वह कम हो सके और साथ ही इफेक्टिव एंड रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट हम पेशेंट को दे पाएं। इस विषय में डॉक्टर गुलेरिया आपको और डिटेल में भी एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही इक्वली इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ जब हम अपना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने की बात करें, एक तरफ हम क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करने की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। यह कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इसलिए जरूरी है कि अगर हमने इसको फॉलो नहीं किया तो चाहे हम कितना भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर समय समय पर अपग्रेड करते रहें, बट हमारे देश की जनसंख्या इतनी अधिक है कि हम जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, जब तक हमने अपने इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं किया तब तक हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हमेशा किसी ना किसी लेवल पर स्ट्रेस पर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं इससे संबंधित आपको 2 स्टडीज भी हाईलाइट करना चाहूंगा। जैसे कि अगर आप देखें कि बहुत सारे विश्वविद्यालयों में इस पर रिसर्च हुई है, उन्होंने पाया है कि अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग से हम किस तरह से फायदा उठा सकते हैं, तो उन्होंने देखा है कि एक आदमी अगर कोई भी फिजिकल डिस्टेंसिंग मेजर्स को फॉलो ना करे तो 30 दिन के अंदर वह 406 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। यानी कि अगर हम अपने बिहेवियर पैटर्न में कोविड को समझते हुए उससे संबंधित चर्या नहीं करते हैं, कार्य नहीं करते हैं, तो टू दैट एक्सटेंट हम अपनी फैमिली और अपने समाज को उस एक्सटेंट तक रिस्क में ले जाते हैं। अगर हम 50% फिजिकल एक्सपोजर अपना कम कर दें तो यह पाया गया है कि 406 लोगों के मुकाबले 15 के करीब लोग इन्फेक्ट होते हैं। और अगर हम अपना फिजिकल एक्सपोजर 75% कम कर दें तो एक इन्फेक्टेड आदमी इफेक्टिवली करीब 2.5 लोगों को ही 1 महीने बाद इन्फेक्ट कर पाएगा। आप लोगों के द्वारा हमारी सबसे विनती है कि इस एस्पेक्ट को समझना बहुत जरूरी है कि एक तरफ हम क्लिनिकल मैनेजमेंट पर ध्यान दें, दूसरी तरफ हम इन्फेक्शन कंट्रोल पर भी ध्यान दें। दूसरा विषय जो हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, यूज ऑफ मास्क। यह भी एक स्टडी के द्वारा पाया गया है कि जबकि हम 6 फीट की दूरी, 2 गज की दूरी अपने मध्य में रखते हैं, तो भी अगर दोनों, यानी कि पर्सन जिसको कोविड-19 हुआ है और पर्सन जो अनइंफेक्टेड है, यह आप एक किसी भी घर में यह स्थिति पा सकते हैं कि जो होम आइसोलेशन के केसेस है, अगर मास्क का सही ढंग से इस्तेमाल ना किया जाए तो 90% रिस्क है कि एक इन्फेक्टेड आदमी दूसरे अनइंफेक्टेड आदमी को इन्फेक्ट कर सकता है। यहां भी अगर आप देखेंगे कि अनइंफेक्टेड पर्सन अगर मास्क पहने लेकिन इन्फेक्टेड पर्सन ना पहने तो 30% उसके चांसेस हैं कि वह इन्फेक्ट कर पाएगा। अगर इन्फेक्टेड पर्सन मास्क पहनता है और साथ में अनइंफेक्टेड पर्सन भी मास्क पहनता है तो दोनों केसेस में 1.5% रिस्क रह जाता है। कपल दिस विद 6 फीट डिस्टेंस बिटवीन 2 पीपल, तो देयर इज नेग्लिजिबल रिस्क ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन अक्रॉस 2 पीपल। मित्रों, हम आपके द्वारा सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे एफर्ट्स हों कि हम इस पर ध्यान रखें। इस विषय पर हम इससे पहले कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन आज जरूरी है, जिस तरह से रनअवे स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन हम पा रहे हैं कुछ प्रांतों में, उन पर्टिकुलर एरियाज में हमें कोशिश करनी है कि यह प्रोसेस, हैंड हाइजीन, फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क, जिसको हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के रूप में कहते हैं, यह हमारे जीवनचर्या का एक हिस्सा बन सके, इसकी हम आपके द्वारा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। दूसरी जरूरत है एक एंग्जाइटी और पैनिक कई बार जो सिस्टम में क्रिएट हो रहा है बिकॉज आइदर ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और बिकॉज ऑफ मिस इंफॉर्मेशन, उस पर भी हमें काम करने की जरूरत है।
हम सबको मालूम है, हम पिछले 1 साल 3 महीने से इस बीमारी से जूझ रहे हैं। हमें मालूम है कि अगर हमने अपने केस को टाइम पर आइडेंटिफाई किया और हमने मुख्यतः पाया कि सारे केसेस अगर उनको ढंग से हम मैनेज करते हैं तो 95%, 98% केसेस रिकवर। तो इसके लिए जरूरी है कि हम टेस्टिंग का ध्यान देते हुए, रिकवरी हो सकती है लेकिन हम जो प्रेस्क्राइब्ड गाइडलाइंस हैं उनका 100% पालन करने की बहुत जरूरत है। तो एंग्जाइटी ना रखें, पैनिक ना रखें, हमारा पेशेंट रिकवर हो जाएगा। हमें एक प्रोसेस को फॉलो करना है, ट्रीटमेंट गाइडलाइंस जो हैं उनको फॉलो करना है। एक जो कई बार पैनिक की वजह से एक भय के वातावरण से जो क्रिएट होता है कि एक पर्टिकुलर पेशेंट जिसको शायद ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत नहीं है, जिसको शायद हॉस्पिटल बेड की जरूरत नहीं है, कई ऐसे केसेस भी हम लोगों की दृष्टि में आए हैं कि भय के वातावरण से कि हो सकता है मुझे फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, ऐसे लोग आउट ऑफ एक्स्ट्रा कंसर्न वह कभी बेड भी ऑक्यूपाई करते हैं, जिससे हमें यह समझने की जरूरत है कि ये बेड हो, ऑक्सीजन हो, ये सारी क्रिटिकल रिसोर्सेज हैं और हम सब के लिए एक सामाजिक बाध्यता के रूप में जरूरी है कि हम ये इंश्योर करें कि हॉस्पिटल एडमिशन जब वारंटेड हो, जब गाइडलाइंस के हिसाब से, जब मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत हो, तभी ही हम उसको इस्तेमाल करें। साथ ही ऑक्सीजन हो या कोई और दवाई हो या कोई और फैसिलिटीज हो, हम उसको उन्हीं नॉर्म्स के हिसाब से फॉलो करें। और हम आपसे यह रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे कि क्लिनिकल प्रोटोकॉल हो, गाइडलाइंस हो, वह गाइडलाइंस हमने अपने जितने भी नागरिकों के लिए अपनी वेबसाइट पर उसको क्लियरली इंडिकेट किया है। काइंडली मिस इंफॉर्मेशन से ना घबराएं, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन से कोई भय का वातावरण क्रिएट ना हो, इसके लिए आप जो भी क्लिनिकल प्रोटोकॉल है वह हमारी वेबसाइट पर जो अवेलेबल है उसको काइंडली फॉलो करें। अंत में हम आप लोगों की दृष्टि में यही कहना चाहेंगे, चैलेंज हमारे सामने बहुत ह्यूज है, लेकिन जरूरी है कि इस लड़ाई को एक तरफ सरकार और दूसरी तरफ सोसाइटी, जिसको कि हम समस्त सरकार, संपूर्ण समाज मिलकर लड़ने वाली ये लड़ाई है, तभी हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। इसके साथ ही मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोसेस को हम फॉलो करें, इस चैलेंज को हमें फिर से जीतना है। धन्यवाद। प्रिय साथियों, आप सब लोग को मालूम ही है कि कोविड के केसेस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने के कारण जो मेडिकल ऑक्सीजन है उसकी डिमांड में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। भारत सरकार ने प्रदेश सरकारों और यूटीज़ के, यूनियन टेरिटरीज के तथा सभी स्टेक होल्डर्स के साथ वार्ता करके एक मैकेनिज्म डेवलप किया है जिससे कि मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन, मूवमेंट तथा सप्लाई सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को हो सके। यहां मैं बताना चाहूंगा आपको कि मेडिकल ऑक्सीजन का जो उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है और 24 अप्रैल को 9,103 मेट्रिक टन्स प्रोडक्शन हुआ है। उल्लेखनीय है कि जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो खाली 7,259 है, 7,259 मेट्रिक टन्स। पर भारत सरकार तथा सभी राज्य सरकारों और यूटीज़ की सरकारों तथा हमारी इंडस्ट्री ने मिलकर इस राष्ट्रीय आपदा के समय में इस पे बहुत मेहनत करके इसको बढ़ाते बढ़ाते अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से भी कहीं ज़्यादा पहले 8,000 पहुंचाया और परसों ये 9,103 मेट्रिक टन्स था। इसी प्रकार से जो इसकी मेडिकल ऑक्सीजन की सेल है वो भी काफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ी है और 24 तारीख को 7,017 थी, 7,017 मेट्रिक टन्स। राइजिंग केसेस के ट्रेंड को देखते हुए भारत सरकार ने 26 तारीख यानी आज सभी राज्य सरकारों को तथा यूटीज़ की सरकारों को ये निर्देश दिए हैं कि जो लिक्विड ऑक्सीजन है जो इसमें काम आती है वो इंडस्ट्रीज को ना दी जाए सिवाय मेडिकल लाइक फार्मास्यूटिकल्स, एम्प्यूल्स, वियल्स एंड डिफेंस फोर्सेस, और इस मेडिकल ऑक्सीजन की पेशेंट्स के लिए अवेलेबिलिटी को मैक्सिमाइज किया जाए। चूंकि डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही थी और इसका मैनेजमेंट जरूरी है, इसलिए भारत सरकार ने सभी राज्य और तथा केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श करते हुए और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए ये ऑक्सीजन का एलोकेशन करती है जो कि डायनामिक इन नेचर है। जैसी स्थिति बदलती रहती है उस हिसाब से इसमें तत्काल आवश्यक परिवर्तन भी किए जाते हैं।
और इमीडिएटली उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। जहां तक ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, ये इसके लिए पहले जो जहां उत्पादन होता है इस मेडिकल ऑक्सीजन का, उसका हमें ट्रांसपोर्टेशन करना होता है, जो कि सामान्यतः क्रायोजेनिक टैंकर्स में किया जाता है। और जब ये हॉस्पिटल्स पहुंच जाती है तो वहां पे या तो क्रायोजेनिक टैंक्स होते हैं या ऑक्सीजन सिलेंडर्स, जिसमें वो हॉस्पिटल्स को स्टोर करते हैं, जिससे कि आवश्यकता अनुसार पेशेंट्स को वो दे सके। इस संदर्भ में जो ऑक्सीजन की स्टोरेज कैपेसिटी है, चाहे वो क्रायोजेनिक टैंक्स हो चाहे सिलेंडर्स हो, उन दोनों में भी काफ़ी इजाफा किया गया है। और अभी वर्तमान में चूंकि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हमारा प्रोडक्शन सप्लाई तो अवेलेबिलिटी हमारी अभी पर्याप्त है, जो हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, किंतु उसको ट्रांसपोर्ट करना वो एक अभी मेजर चैलेंज है। और यहाँ ये भी एक फैक्टर हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादातर ईस्टर्न स्टेट्स में है और या फिर हमारे कुछ सेंट्रल स्टेट्स में है, और उसकी मांग को हमें पूरे देश में सभी हिस्सों को पहुंचाना होता है। तो इसको टैंकर्स की कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने सभी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को ये सुझाव दिया था कि वो नाइट्रोजन और आर्गन के जो टैंकर्स होते हैं उनको भी ऑक्सीजन टैंकर्स में परिवर्तित करें। साथ ही साथ भारत सरकार विदेश से भी परचेज तथा हायरिंग बेसिस पे टैंकर्स ला रही है, और स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कहा गया है कि आप सारे टैंकर्स मोबिलाइज करें, ऑक्सीजन के साथ साथ कन्वर्टेड नाइट्रोजन आर्गन टैंकर्स भी। और इसके लिए हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है वो उनकी निरंतर मदद कर रही है। नॉर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने इसके लिए एक वर्चुअल ग्रुप भी सेटअप किया है, जिसमें सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी भी सम्मिलित हैं। वो निरंतर इस पे काम करता रहता है कि किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा टैंकर्स मोबिलाइज किए जा सकें, जिससे कि हमारी ये जो मूवमेंट की समस्या है उसमें हम उसका निदान कर सकें। एक जो बड़ा उल्लेखनीय निर्णय भारत सरकार ने लिया, जो एक ऐतिहासिक निर्णय है, कि मूवमेंट टाइम जो ऑक्सीजन टैंकर्स का कम करने के लिए हमारी वायुसेना एयरफोर्स की मदद से जो एम्प्टी टैंकर्स हैं उनको एयरलिफ्ट किया जा रहा है ऑक्सीजन प्रोड्यूसर स्टेट्स तक, जो कि दूर दराज के स्थानों में हैं। जैसे कि अगर आपका दिल्ली से या उत्तर प्रदेश से या मध्य प्रदेश से हमें लाना है, मैं उदाहरण दे रहा हूं समझाने के लिए, उड़ीसा से या पश्चिम बंगाल से, तो हम खाली टैंकर्स को अगर भेजेंगे बाई रोड तो जाने में ही 5-7 दिन लग जाते, पर वायुसेना के विमानों की मदद से हम उसको 2 घंटे में ही पहुंचा देते हैं, 1 घंटे में पहुंचा देते हैं। तो एक तरफ का जो डिस्टेंस ट्रैवल टाइम है वो कम हो जाता है। एक हमारी सीमा यह है कि हम भरे हुए ऑक्सीजन टैंकर्स को वायुसेना के जहाज से नहीं ला सकते, वो उसमें टेक्निकल एंगल से वो फीजिबल नहीं है, वो डेंजरस है। तो इसलिए हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है उसने स्पेशल ऑक्सीजन ट्रेन चलाना शुरू किया। ये भी एक ऐतिहासिक निर्णय था, और ये इसके द्वारा हमें सबसे पहली जो ट्रेन चलाई गई वो थी मुंबई से वाइजैग, और उसको रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन कहते हैं। और उसके बाद अब पूरे देश में सभी स्थानों से बहुत तेजी से रेलवेज इस पे कार्य कर रही है, जिससे कि भरे हुए टैंकर्स को कम से कम समय में जो हमारी रेसिपिएंट स्टेट्स हैं वहां पे लाया जा सके। ऐसा पाया जाता है कि सड़क से अगर ट्रैवल करने में जहां 5 दिन लगते हैं, वहां हमारी रेलवेज के माध्यम से हम उसको 1 या ज़्यादा 2 दिन के अंदर ले आते हैं। फिर एक और जो बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श करके एक रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ टैंकर्स का सिस्टम डेवलप किया है, जिसमें वो जीपीएस टैगिंग को यूज कर रहे हैं। अभी हमें एक समस्या ये आती थी कि जब टैंकर्स चलते थे तो ये पता नहीं चलता था कि वो कहाँ पे हैं और कब पहुंचेंगे। तो जो प्लानिंग करनी होती है कि जब टैंकर के आने पे हम ऑक्सीजन को कैसे अपने हॉस्पिटल्स को बहुत एफिशिएंट तरीके से बांटें, जिससे कि किसी भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी होने से कोई दुर्घटना ना हो, वो उसमें उसको दूर करने के लिए ये रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम डेवलप किया गया है। और जीपीएस ट्रैकिंग के द्वारा अब हम धीरे धीरे अपने सभी टैंकर्स के बारे में हमें मालूम चल जाता है कि साहब वो कब भर के निकला प्रोडक्शन साइट से और अभी रास्ते में कहाँ है और वो कब पहुंचने वाला है, जिससे कि उसी अनुसार हम तत्काल उसको आगे पहुंचाने की और बांटने की व्यवस्था कर सकें। यहाँ एक बात और मैं बताना चाहूँगा साथियों कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 22 अप्रैल को
डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत एक आदेश जारी किया है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि मेडिकल ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो अनइंटरप्टेड रहे, उसमें कोई व्यवधान ना आए, पूरे देश भर में हम उसको सुगमता पूर्वक और तत्काल पहुंचा सकें। साथ ही साथ 23 अप्रैल को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय ने ये निर्देश भी सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को दिए हैं कि वो इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स यानी कि जो टैंकर्स हैं उनको एडिक्वेट सिक्योरिटी दे तथा उनको एक ग्रीन कॉरिडोर प्रोवाइड करे। और इन हमारे जो ऑक्सीजन टैंकर्स हैं इनको हम वो एम्बुलेंसेस की तरह ट्रीट किया जाए। जिस प्रकार से एम्बुलेंस के लिए हम ग्रीन कॉरिडोर सुनिश्चित करते हैं, इनके लिए भी किया जाए, जिससे कि कम से कम समय में ये पहुंच सके। साथ ही हमारे भारत सरकार के सुझाव पे सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने कंट्रोल रूम सेटअप किए थे फॉर रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ मूवमेंट ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन। और भारत सरकार में भी एक वर्चुअल सेंट्रल कंट्रोल रूम था, जिसको पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा मजबूत किया गया है। उसमें हमने क्या किया है कि जो भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी स्तर के विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी हैं, उनको भी उस ग्रुप में सम्मिलित किया है, जैसे कि हेल्थ के, इंडस्ट्री के, होम मिनिस्ट्री के, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट्स के, रेलवेज के, स्टील के इत्यादि। और इसमें राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के भी सीनियर अधिकारी हैं। और ये ग्रुप जो प्रोडक्शन है, मूवमेंट है और अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन को मॉनिटर करता है। ये सारे भारत सरकार के तथा वरिष्ठ तथा राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी एक सोशल मीडिया चैट ग्रुप का हिस्सा हैं, जो कि इंफॉर्मेशन, समस्याएं और उनका तत्काल समाधान मिनट टू मिनट, मतलब लगातार रियल टाइम बेसिस पे प्रत्येक दिन 24 घंटे करता है। और ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको बता सकता हूं कि पिछले कुछ दिनों में हमारे सभी साथियों ने, अधिकारियों ने और हमारे सब जो टैंकर सप्लायर्स हैं वो सब भी हम लोग से 24 घंटे जुड़े रहते हैं, पूरी पूरी रात ना सो के। उन सब ने अथक प्रयास किया है कि भारत सरकार तथा सभी हमारी जो प्रदेश और केंद्र शासित सरकार हैं, हम सब मिलके ये सुनिश्चित कर सकें कि हमारे देश में कोई भी मरीज ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसकी बेचारी की कोई साथ दुर्घटना ना हो। इसी के साथ भारत सरकार ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं प्रोडक्शन ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए, जिनका मैं अभी संक्षेप में उल्लेख नहीं करूंगा क्योंकि उसमें बहुत समय लगेगा। और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ये दरख्वास्त की है, उनको कहा है कि वो हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनको भी सेंसिटाइज करें कि ऑक्सीजन का जुडिशियस यूज हो। इस संदर्भ में हेल्थ मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस भी सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को पिछले साल भी दी थी और इस साल फिर से उनसे जानकारी साझा की है, जिसके हिसाब से अगर हमारे सभी हॉस्पिटल्स उसको करें, लागू करें, तो जो ऑक्सीजन हमारे अभी एक्स नंबर ऑफ मरीजों के लिए काम आती है, उससे हम कहीं ज्यादा मरीजों को उसी ऑक्सीजन से हम उनको राहत दे पाएंगे। मैं आपके माध्यम से हमारे सभी देशवासियों से ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि वो मेडिकल ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को लेके बिल्कुल घबराए नहीं, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अभी वर्तमान में भारत सरकार तथा राज्यों में भी हमारे पास ऑक्सीजन के पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। हमारा चैलेंज अभी उसको ट्रांसपोर्ट करने का है, क्योंकि जो टैंकर्स हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उतने हमारे पास देश में उपलब्ध नहीं थे। जैसा मैंने बताया, उसके लिए बहुत सारे प्रयास किए गए और ये हमारी जो भारत सरकार है और जो हमारी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश की सरकार है, ये सब बहुत मिल के काम कर रही हैं एक और तथा जितने भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे ऑक्सीजन सप्लायर्स हों या जो ट्रांसपोर्टर्स हों, उन सब के साथ हम लोग मिलकर ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है और जो उसको ट्रांसपोर्ट करने का टाइम है उसको मिनिमाइज कर सकें और सभी हॉस्पिटल्स में उसका जुडिशियस यूज करते हुए हम अपने सभी मरीजों को उसके लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि घबराए नहीं। कई बार भ्रामक जानकारी भी दे दी जाती है और उसकी वजह से लोग घबरा जाते हैं, पर आप निश्चिंत रहें। सभी सरकार के और सभी स्टेक होल्डर्स इस समय में कंधे से कंधा मिला के लगे हुए हैं कि हमारे देश को हम इस समस्या से निजात दिला सकें और इस कठिन घड़ी में हम लोगों की भरपूर सहायता कर सकें। जय हिंद।
डॉक्टर गुलेरिया। नमस्कार। जैसे अभी बताया गया लव अग्रवाल जी ने और पीयूष गोयल जी ने कि हमारा देश एक क्रिटिकल फेज जो में गुजर रहा है एज फार एज द सेकेंड पीक इज कंसर्न, और हम सबको इकट्ठे मिलके ही केसेस भी कम करने हैं और ये भी कोशिश करनी है कि हॉस्पिटल की जो फैसिलिटीज़ हैं वो ऑप्टिमली यूज़ हों, और इसके लिए एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम सब इकट्ठे मिलके ही इस पे काम करेंगे तभी हम अपने केसेस भी कम कर पाएंगे और मोर्टेलिटी भी कम कर पाएंगे। अभी अगर हम हालात देखें तो एक अननेसेसरी पैनिक है सब लोगों में, और उस पैनिक के कारण इट इज कॉजिंग मोर हार्म देन गुड। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जिसका भी कोविड पॉजिटिव आता है, चाहे उसकी सैचुरेशन नॉर्मल हो, उसको कोई सिम्टम नहीं हो, उसमें ये पैनिक सिचुएशन हो जाती है कि कहीं मेरे को बाद में ऑक्सीजन की ज़रूरत ना पड़े, कहीं एडमिशन की ज़रूरत ना पड़े, तो मैं अभी जाके एडमिट हो जाता हूँ। और उसके कारण हॉस्पिटल्स के बाहर बहुत रश हो जाता है और जो जेन्युइन पेशेंट्स हैं वो सफ़र करते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती। दूसरा ये है कि उस पैनिक के कारण लोग घर पे दवाइयाँ स्टोर करने लग जाते हैं, होर्डिंग शुरू हो जाती है, और अननेसेसरी शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल ड्रग्स जो है वो मार्केट में क्रिएट हो रही है। तीसरा, उसी कारण कई दफ़ा ड्रग्स का मिसयूज़ भी हो जाता है, क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि अगर कोविड है तो मैं पहले दिन ही सारी दवाई शुरू कर लेता हूं तो शायद आगे तकलीफ ना हो, लेकिन उनसे साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं और उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। उसी के साथ साथ कई लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं ऑक्सीजन घर पे रख लूं और ऑक्सीजन लगाना शुरू कर लूं पहले ही, तो शायद मेरे को आगे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब गलत धारणाएं हैं और यही मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा। ऑक्सीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी है कोविड-19 के लिए, लेकिन उसका मिसयूज़ जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम ऑक्सीजन सैचुरेशन की बात करें, जो हम सब लोग रेगुलरली अब देख रहे हैं, पल्स ऑक्सीमीटर लगा के जो एक छोटा सा डिवाइस हम अपने उंगली पे लगाते हैं, तो उससे हम ये देखते हैं कि अगर हमारी सैचुरेशन 94, 95, 96 है या उससे ज़्यादा है, तो उसका ये मतलब है कि अब हमारे बॉडी में, शरीर में ऑक्सीजन की जो ब्लड में ऑक्सीजन है वो सफिशिएंट है, और इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। हमारे सब टिश्यूज़ को, चाहे हम ब्रेन की बात करें, किडनी की बात करें, लिवर की बात करें या और किसी ऑर्गन की बात करें, इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग दीज ऑर्गन्स। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 94, 95 है तो आप ऑक्सीजन लगा के उसको 98, 99 करें, वो एक ऑक्सीजन का मिसयूज़ है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम ऑक्सीजन का मिसयूज़ ना करें, क्योंकि वही ऑक्सीजन उस व्यक्ति के काम आ सकती है जिसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से कम हो या 80s में हो। तो एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑक्सीजन की जो जुडिशियस यूज़ है, जब किसी व्यक्ति की सैचुरेशन 93 से कम हो, इससे पहले जब हम लोगों को ऑक्सीजन थेरेपी देते थे, लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी जो हम कहते हैं, जिनको ब्रोंकाइटिस है, फेफड़े खराब है, वो अपना सैचुरेशन 88, 90 पे भी ठीक काम चल जाता था, 92 पे भी उनको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के साथ काम चल जाता था और ठीक रहते थे। इसलिए ये पैनिक की ज़रूरत नहीं है कि हमें ऑक्सीजन सैचुरेशन हमेशा ही 95 रखनी चाहिए। अगर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 92, 93 है तो भी इट इज़ ऑल राइट, बट हम यही चाहते हैं कि एक बफर हो, जिससे ऐसा ना हो कि एकदम कम हो जाए और आपको हॉस्पिटल में पहुंचने में देरी हो जाए। इसलिए अगर आपकी सैचुरेशन 94 से ज़्यादा है, आप बिल्कुल ना घबराएं, ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत है। उससे कम हो रही हो तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें, और अगर ज़रूरी लगता है तो हॉस्पिटल ज़रूर आए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये हॉस्पिटल्स के लिए है, कि वी मस्ट मेक श्योर कि लीकेज ऑफ ऑक्सीजन ना हो। और कई हॉस्पिटल्स में, और ये पहले ये था कि ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होती थी, तो लो ऑक्सीजन जो था वो बहुत लीकेज हो जाती थी। एक एग्जांपल दूंगा कि लोगों ने ऑक्सीजन लगाया नाक से, अब आपका खाना आ गया, आपने खाने के लिए बैठे, ऑक्सीजन की ट्यूबिंग निकाली, बेड पे रख दी और खाना शुरू कर दिया, लेकिन पीछे से ऑक्सीजन बंद नहीं की, तो वो ऑक्सीजन जो ट्यूबिंग से निकली जा रही है वो वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए ऑक्सीजन हॉस्पिटल में लीकेज को रोकना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा है तो हमें सारे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हम ऑक्सीजन को प्रिजर्व करें, उसकी लीकेज ना करें। तो जहाँ जहाँ पे भी किसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की लीकेज के चांसेस हैं, ऑल हॉस्पिटल अथॉरिटी शुड मेक श्योर कि देयर इज़ नो लीकेज,
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस पे गाइडलाइंस भी हैं। दूसरा जो हमने गाइडलाइंस में भी कहा है कि अगर आपकी ऑक्सीजन कम हो रही है, घर पे हो, तो आप पेट के बल भी लेट सकते हो और डीप ब्रीदिंग कर सकते हो। प्रोन पोजिशनिंग से आपकी डायफ्राम की एक्टिविटी भी बढ़ जाती है, लंग की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि जो हमारा पिछले वाला हिस्सा है जहाँ पे लंग लोअर लोब ज़्यादा है, लंग का एक हिस्सा ज़्यादा है, दैट कैन एक्सपैंड मोर एंड यू कैन गेट मोर ऑक्सीजनेशन, तो वो भी हम कर सकते हैं। इसके बाद मैं यही बात करूंगा रिगार्डिंग ड्रग कॉल्ड रेमडेसिविर। रेमडेसिविर एक ऐसा ड्रग है जो आजकल बहुत डिमांड में है, लेकिन अगर हम इसको क्रिटिकली देखें तो रेमडेसिविर की जो बेनिफिट्स हैं वो वेल एस्टैब्लिश नहीं है। सबसे पहले जो रेमडेसिविर की स्टडी आई थी वो चाइना से ही आई थी, क्योंकि कोविड पैंडेमिक चाइना में ही शुरू हुआ था। वो एक नेगेटिव स्टडी थी जिसमें रेमडेसिविर का कोई फायदा नहीं आया था। उसके बाद कुछ स्टडीज यूएस से आई जिन्होंने ये दिखाया कि इससे हॉस्पिटल स्टे थोड़ा दिनों से कम हो जाता है, लेकिन मोर्टेलिटी बेनिफिट नहीं है, जान नहीं बचती है। और डब्ल्यूएचओ की जो सबसे बड़ी स्टडी हुई है, जो सॉलिडारिटी ट्रायल है, उन्होंने भी इस ड्रग में कोई फायदा नहीं पाया। इसलिए ये सोचना कि अगर रेमडेसिविर ही एक मैजिक बुलेट है और उसी से हम सब लोग ठीक हो जाएंगे, तो ये गलत धारणा है। और दवाइयां हैं जो ज़्यादा यूजफुल हैं, ऑक्सीजन उनमें से एक है, एंटीकोगुलेंट्स हैं, और जो मॉडरेट टू सिक पेशेंट्स हैं उसमें स्टेरॉइड्स का भी रोल है। तो हमें ये समझना चाहिए कि वी शुड नॉट गेट इनटू अ पैनिक मोड अगर रेमडेसिविर नहीं मिल रही या रेमडेसिविर इज नॉट एसेंशियल। और इसीलिए इस ड्रग की होर्डिंग जो है या ड्रग की मिसयूज जो है उसको भी रोकने की जरूरत है। इट इज ओनली यूजफुल इन मॉडरेट टू सिवियर केसेस ऑन 5th to 7th डे, जब आपका सैचुरेशन गिर रही है, आपके लंग में इन्फिल्ट्रेट्स आ रहे हैं। जो सारी स्टडीज हुई हैं उन्होंने भी यही दिखाया है। अगर हम रेमडेसिविर शुरू में दे दें तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं है, और इसके लिए मेडिकल लिटरेचर, इंटरनेशनल लिटरेचर में भी डेटा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगेन वी शुड अंडरस्टैंड रेमडेसिविर इज अ ड्रग विच हैज नॉट शोन मोर्टेलिटी बेनिफिट, और उसकी यूटिलिटी जो है वो मॉडरेट टू सिवियर इलनेस में है, माइल्ड इलनेस में उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए जो लोग रेमडेसिविर पहले दिन दे रहे हैं या दूसरे दिन ले रहे हैं, उस ड्रग का मिसयूज कर रहे हैं, जिससे उनको साइड इफेक्ट ज़्यादा हो सकते हैं और वो अननेसेसरी अपने बॉडी में ड्रग्स ले रहे हैं। तीसरा ये समझना ज़रूरी है कि इन दिस डिजीज 85% ऑफ पीपल विल हैव माइल्ड इलनेस। 85% लोगों को बुखार, जुकाम, नज़ला, थोड़ा खांसी हो गई, और वो आस्ता आस्ता सिर्फ बुखार की दवाई लेने से, जुकाम नज़ले की दवाई लेने से और कुछ हद तक अपने घरेलू नुस्खे जो है भाप लेने से ही ठीक हो जाएंगे। जो भी हम डेटा देखते हैं, चाहे हम इंडियन डेटा देखें या यूएस का डेटा देखें या यूरोप का डेटा देखें, यूके का डेटा देखें, ये सब लोग सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट से ही ठीक हुए हैं, जैसे हम आम कॉमन कोल्ड से ठीक हो जाते हैं। इन लोगों को सिर्फ होम आइसोलेशन की ज़रूरत है, क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, और इसकी भी गाइडलाइंस हैं। और अपने आप को ये देखना है कि कुछ वार्निंग साइंस हों तो हम उन 15% में हो सकते हैं जिनको हॉस्पिटल की ज़रूरत है। कई पेशेंट्स आप देखेंगे जो घर पे रहे, 3-4 दिन बुखार हुआ, उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गए और कोई उनको सिम्टम ज़्यादा नहीं हुए। ज़्यादातर मरीज इस टाइप के ही होते हैं, लेकिन 15% ऐसे लोग हैं जिनको ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि घर पे हम गाइडलाइंस फॉलो करें, होम आइसोलेशन की, अपने आप को मॉनिटर करें, टेम्परेचर देखें, सैचुरेशन देखें, और अगर सैचुरेशन कम हो रही है, अगर बुखार बहुत तेज़ हो रहा है या सुस्ती है, ड्राउजीनेस है, सीवियर वॉमिटिंग हो रही है या और कोई ऐसे लक्षण हो रहे हैं, तो फिर हम अपने डॉक्टर से संपर्क करके तभी हम सोचें कि मुझे एडमिशन की ज़रूरत है। अगर सब लोग होम आइसोलेशन नहीं करेंगे और हॉस्पिटल एडमिशन ही चाहेंगे पैनिक के कारण, तो कोई हॉस्पिटल और कोई दुनिया का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जो इन सब लोगों को मैनेज कर पाएगा। इसलिए मैं यही कहूँगा कि पैनिक की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सब इकट्ठे मिलकर एक स्ट्रैटेजी बनाएं कि हाँ, मेडिसिन हम जुडिशली यूज़ करेंगे, ऑक्सीजन जब ज़रूरत है तभी यूज़ करेंगे, उन लोगों को जिनको हॉस्पिटल की ज़रूरत है वही हम मैनेज करेंगे, और जो घर पे मैनेज हो सकते हैं उनको घर पे ही करेंगे। तो आई थिंक द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैन मैनेज द करंट क्राइसिस। बट एट द सेम टाइम सब लोगों को ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी अपने केसेस कम करें, इसलिए क्राउड्स ना हो, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाएं, कंटेनमेंट करें,
क्योंकि तभी हम दोनों चीज़ें कर पाएंगे कि अपने केसेस भी कम करें और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ऑप्टिमम ही सब पेशेंट्स को ट्रीट कर पाएगा। थैंक यू वेरी मच। In continuity of what my esteemed colleagues have spoken, I would like to add a few points. Firstly, in our fight against this virus, against this second peak, the Government of India has also issued new guidelines on restrictions to be imposed. You heard Love talking about breaking the chains of transmission, कि वायरस जो आगे बढ़ता है उसको रोकना है, उसको धीरे करना है, उसको पकड़ना है। तो उसके लिए हम फिजिकल डिस्टेंसिंग करते हैं, मास्क लगाते हैं, उसके लिए हम कॉन्टैक्ट्स को बाहर आइसोलेट करते हैं, पेशेंट को आइसोलेट करते हैं, और उसके लिए हम वैक्सीन लगवाते हैं। लेकिन सोसाइटल लेवल पे, ये तो इंडिविजुअल लेवल की बात है, सोसाइटल लेवल पे इसी कंटेनमेंट को पूरे जोर से आगे करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस को भी अपनाया जाना चाहिए और अपनाया गया है और अपनाया जाने के लिए नए निर्देश लागू किए गए हैं। देश में जहां भी ज्योग्राफीज में, टाउन्स में, एरियाज में, सिटी में भी हो सकता है, जिले में भी, जहां भी हमारा टेस्ट पॉजिटिविटी रेट जो 10% है या उससे ज्यादा है, या कि हॉस्पिटल्स जो हमारे ऑक्सीजन बेड है और आईसीयू के बेड में, उनमें ऑक्यूपेंसी 60% से ज्यादा हो गई है, तो जहां ये चीज प्रिवेल हो रही है वहां नई रिस्ट्रिक्शंस जो कुछ तो कॉमन चली हुई हैं इस पीरियड में रही हैं, लेकिन जो मोर इंटेंस रिस्ट्रिक्शंस का प्रावधान किया गया है। नाइट कर्फ्यू की बात हो, और पर्टिकुलरली सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चर्स, फेस्टिवल, रिलीजियस रिलेटेड गैदरिंग, कांग्रीगेशन, सबको बंद किया गया है। मार्केट प्लेसेस को, जिम्स को, इन सबको बंद करने के ऑर्डर्स दिए गए हैं। आप इसको जरूर जानते हैं, लेकिन मैं सोचा कि ये इम्पॉर्टेंट है, इस बात को भी कहा जाए। और अटेंडेंस वगैरह की भी जो बात है, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट की भी बात है, और ये भी कहा गया है कि दीज आर इंडिकेटिव गाइडलाइंस एंड द स्टेट्स कैन टेक डिसीजन बेस्ड ऑन द लोकल सिचुएशन। सो एक एडिशनल अप्रोच जो इंटेंस कंटेनमेंट की है, रिस्ट्रिक्शंस के साथ वायरस की स्प्रेड को रोकने की है, और उसको भी व्यवस्था में लेके आए हैं, और ये स्टेट्स के ऊपर छोड़ा गया है कि ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे इसको इम्पोज करेंगे और कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे। और गाइडलाइन जो है वो एपिडेमियोलॉजी बेस्ड है कि वहाँ पे ये करेंगे जहाँ पे कि पेंडेमिक का जोर ज़्यादा है। बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं और जहाँ पे कि हेल्थ सिस्टम जो है, ऑक्सीजन बेड या आईसीयू जो हैं वो भरने शुरू हो गए हैं। तो ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। इसके साथ साथ अगर वैक्सीन की तरफ देखें तो हमें आज हम जोर देके फिर कहना चाहेंगे कि वैक्सीन इस महामारी के इस तरह से चलते हुए भी हमें और तेज गति से आगे लेके जाना। वी कैनॉट लेट द पेस ऑफ वैक्सीनेशन डिक्लाइन और स्लैकन इन द फेस ऑफ the emerging situation. No way. In fact, it should be escalated. And with that intent, as you know, the Government of India has brought a revised policy, and we do believe and hope and are confident that that will bring in more acceleration in our vaccination program. एक भ्रांति अभी किसी ने भेजा हम कईयों को कि क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच, मेंसेस जब हो रहे हों गर्ल्स में, विमेन में, तो क्या वैक्सीन लग सकता है? कैन वैक्सीन बी गिवन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ड्यूरिंग द पीरियड? द आंसर इज यस. द वैक्सीनेशन कैन बी गिवन, शुड बी गिवन, and this is no reason to not to postpone vaccination. And this is absolutely भ्रम फैलाने वाली बात है, अफवाह है, मिस इन्फॉर्मेशन है. हमें इंश्योर करना है कि वैक्सीनेशन की गति किसी भी तरह से कम नहीं हो, रिस्ट्रिक्शंस भी हों उसके बावजूद भी, और इतना रिस्क
ज़रूर हमें लेना है कि अस्पताल जाके अपना टीका लगवाना है, क्योंकि उससे हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। और हम चाहेंगे कि सब एक दूसरे की मदद करें इसमें, और वैक्सीनेशन की जो गति है, सप्लाईज की गति है, वो सब कुछ उसके ऊपर सरकार की नज़र है, उसमें कोई भी कमी नहीं होगी। हमने देखा है कि टीकाकरण को तेज़ गति देने में जो टीका उत्सव किया गया था, उसमें हम और भी आगे बढ़े। जहाँ पे 45,000 के करीब, 50,000 के करीब हमारे वैक्सीनेशन साइट्स होते थे, अब वो 72-74 हज़ार के करीब हो गए हैं। तो ये गति कम नहीं करनी है, ये कहने की बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे वैक्सीन्स आर वर्किंग वेरी वेल, दोनों वैक्सीन्स बहुत अच्छे हैं। जो वैक्सीन आपको उपलब्ध होता है उसको लीजिए, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। आज सरकार की तरफ से ऑक्सीजन की सिचुएशन पे एक डिटेल्ड बयान दिया गया है, और हम कहना चाहेंगे कि जिस तरह से सब तरह से पूरी कोशिश करके ऑक्सीजन की सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक करने के लिए एफर्ट किए गए हैं, उसमें और भी तेज़ गति लाई जाएगी, और इसका नतीजा भी दिखना शुरू हो गया है और भी आगे आगे दिखेगा। और इसमें कोई और सुझाव हैं, वो सुझाव भी हम वेलकम करेंगे, लेकिन नए इनोवेटिव तरीक़ों से भी बढ़ा के भी, प्रोडक्शन को बढ़ा के भी, डिस्ट्रीब्यूशन को भी इम्प्रूव करके और इंपोर्ट करके भी, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन को रोक के भी, सब तरफ से ऑक्सीजन की पर्याप्तता को बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश की गई है। ये आगे और भी तेज़ होगी। इसके अलावा जो आज डॉक्टर गुलेरिया ने बात करी है, क्योंकि फिक्र है, एक डर का माहौल बनता है, पैनिक का बनता है, तो उसमें जो आज बातें डॉक्टर गुलेरिया ने कही हैं, उनके ऊपर ज़रूर जनता का ध्यान रहना चाहिए कि पैनिक नहीं करना है। 85% व्यक्ति जो कोविड पॉजिटिव होते हैं, उनको घर में ही रह के अपना इलाज करना है। सब कुछ ठीक होता है, सब कुछ ठीक होता है, सब कुछ ठीक होता है। और उसमें जो घर में जो ट्रीटमेंट करनी है, उसकी ट्रीटमेंट के जो एलिमेंट्स हैं, वो हमने नेशनल जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, वेबसाइट पे अवेलेबल है, इसको अपडेट किया गया है और उसको अपनाना है। दोनों ने, डॉक्टर्स ने भी इसी को प्रमोट करना है और हम सब ने भी इसी को अपनाना है। घर में रह के जो दवाइयाँ हैं, आइवरमेक्टिन को कहा गया है कि हम ले सकते हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को हम ले सकते हैं। इसके अलावा अगर 5 दिन के से ज़्यादा खांसी रहती है तो ब्यूडेनेसाइड इन्हेलेशन से लेते हैं, वो आप ले सकते हैं। ये इन दवाइयों की भी चर्चा होनी चाहिए। हम दूसरी दवाइयों की चर्चा कर रहे हैं जो कि सिर्फ मामूली फ़ायदा, उम्मीद थोड़ी सी है जिसके ऊपर, मेन स्टे थेरेपी का नहीं है। उनकी चर्चा होनी चाहिए अपनी जगह पे, उनके लिए पैनिक नहीं होना चाहिए, ये भी सच्ची बात है। लेकिन इन दवाइयों को जिनको हमने घर में लेना है, पैरासीटामोल के साथ लेना है, गार्गल्स करने हैं, और आइवरमेक्टिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जैसी दवाइयाँ जो पूरी तरह से उपलब्ध हैं, और उसमें नए प्रोटोकॉल में ब्यूडेनेसाइड को जोड़ा गया है कि वो लोकल हमें मदद करेगा खांसी के, अगर रहती है 5वें दिन के बाद भी। मैं चाहूँगा कि इसकी भी बात हो। कोविड पॉजिटिविटी को रेमडेसिविर से ही नहीं जोड़ा जाए, टोसिलिजुमैब से ही नहीं जोड़ा जाए, ऑक्सीजन से ही नहीं जोड़ा जाए, इन चीज़ों पे भी जोड़ा जाए। इससे जुड़ने से वो नौबत आने की भी पॉसिबिलिटी कम होगी। और डॉक्टर साहब ने आज ये भी समझाया कि अगर हम उल्टा लेटते हैं घर में भी तो ऑक्सीजनेशन बेटर होती है। ये हम सब के लिए आज भी लागू है। स्वस्थ हैं तब भी हम प्रोन पॉस्चर में ऑक्सीजनेशन में बेहतरी होती है। ये नेचर, बायोलॉजी है ये। तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे, कंफर्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे, और बहुतों में ऐसा ही करने से आगे जाने की जरूरत नहीं होगी, आगे डिटीरियोरेशन नहीं होगी। तो पैनिक का माहौल नहीं करिए, और ये जो चीज़ें हैं उसके ऊपर भी फेथ रखिए, और मदद करिए कि जो हमारे बेड्स हैं वो जब इस्तेमाल हों, ज़रूरतमंद के लिए इस्तेमाल हों। और पैनिक आने से हर सिस्टम के कैजुअल्टी में, इमरजेंसी में डॉक्टर्स पे प्रेशर पड़ता है और माहौल ठीक नहीं बनता। वो हम सब के लिए, समाज के लिए एक अच्छी बात नहीं है। कोई कोशिश करें, हम सब समझ सकते हैं कि ये क्यों होता है, लेकिन विनती है कि आप और हम सब मिलके घर में रह के
जो इलाज करेंगे तरीके से ठीक चीज़ों को अपनाएंगे, उसके ऊपर भी हम ध्यान देंगे। और ये भी याद रहे कि अगर घर में एक पॉजिटिव व्यक्ति है तो जैसे अभी दिखाया कि उसको बहुत ज़रूरी है कि वो मास्क पहने, क्योंकि वो फेंक रहा है वायरस बाकियों को। और बल्कि अब मैं कहना चाहूँगा कि सीधा टाइम आ गया कि घर में हम वैसे ही अब मास्क पहनना शुरू करें। हम बाहर की बात करते थे, लेकिन संक्रमण जैसे है ज़्यादा है तो घर में भी बाई चांस किसी को आ गया है तो जहाँ तक हो के घर में भी जब हम किसी के साथ बैठे हैं तो मास्क लगाएं तो फायदा है। लेकिन डेफिनेटली अगर कोई पॉजिटिव है उसको भी मास्क लगाना है, बाकियों को भी लगाना है, उसको दूसरे कमरों में रखना है। और अगर घर में ऐसी व्यवस्था की कमी है तो इतने आइसोलेशन केयर बेड्स बने हुए हैं, उनको हम कोरोना केयर सेंटर्स कहते हैं, या आइसोलेशन बेड्स हैं इसी तरह की मदद करने के लिए। बाहर ये जो क्वारंटाइन आइसोलेशन होती है घरों में नहीं होती थी, ये देश हमारे ने ही करके दिखाया और अच्छा फायदा हुआ। लेकिन जो ये जगह पड़ी हुई हैं हमारे पास उनका भी इस्तेमाल करिए, ये भी मेरी अपील होगी कि जहां भी ये सुविधा में मुश्किल है तो सिर्फ अस्पताल मत ढूंढिए कि जिसमें सब कुछ है, ये आईसीयू में सीधा जाना है। ये हमारी व्यवस्था में हिस्सा है जिसको हम कोरोना केयर सेंटर्स कहते हैं या सीसीसीज कहते हैं। वहां उन व्यवस्थाओं को भी जोड़िए। और मैं विनती करूंगा राज्य सरकारों से कि ये वाला पार्ट है जहां की सिर्फ घर जैसी केयर है लेकिन मदद की जा रही है और वॉच किया जा रहा है, उसको भी अपनाया जाए और उसको भी बढ़ाया जाए। इसके अलावा ये इम्पॉर्टेंट बात है कि इस माहौल में अपने मोहल्ले में, अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग में, अपने गांव में, अपने कम्युनिटी में हम एक दूसरे की मदद करें। एक तो रीअश्योर करें। बहुत सारे परिवार हो सकता है कि सिर्फ 2 पति पत्नी रह रहे हैं, दंपत्ति है, घर में नहीं है कोई, तो एक मैं डॉक्टर्स की तरफ अपील कर रहा हूं। कल एक डॉक्टर्स की मीटिंग में थे, वहां पे ये बड़े उभर के ये बात आई कि ये हमें कहना चाहिए कि जब घर में कोई पॉजिटिव है या इस पीरियड में आइसोलेट हो रखे हैं या रिस्ट्रिक्शंस की वजह से अब घर में हैं, तो उनको आसपास वाले हम सब मदद करें, एक कम्युनिटी फीलिंग लेके आएं, कम्युनिटी के रिसोर्सेज को यूज़ करें कि कम्युनिटी में एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रख लिए हैं 2, जिसकी ज़रूरत हो उसको दिया जाए, पल्स ऑक्सीमीटर रख लिए हैं 3, उसको करा जाए, ऐसी सुविधा दी जाए, कांटेक्ट में रहें, एक डॉक्टर के साथ एक लिंक बनाने की इस कम्युनिटी में सबको वो देखभाल कर रहे हैं, क्या ऐसा हम आगे बढ़ सकते हैं ऐसा करके। ये हमारी विनती होगी कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन लुकिंग आफ्टर पीपल in the face of isolation, but in the face of also if some of them have the disease, have the infection and they have to get over it. The community safety और security और भाईचारा भी इसमें आना चाहिए, ये कम्युनिटी एंगेजमेंट में हमें। तो मैं एग्जांपल देके कोशिश कर रहा हूँ कि इस बात को आगे बढ़ाया जाए। इसमें हमारे एनसीसी, हमारे एनएसएस और RWAs के जो मेंबर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो भी काम आएंगे। इस तरह की बात भी बढ़नी चाहिए, फायदा होगा। मुझे ये भी मालूम है कि ऐसा काम हो भी रहा है बहुत जगह पे और वहाँ से हमें सीख लेनी चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो रेलेवेंट है आज की सिचुएशन के हिसाब से, वो ये है कि टेलीमेडिसिन को फिर बढ़ावा मिलना चाहिए। ये मेरी अपील प्राइवेट सेक्टर से, गवर्नमेंट सेक्टर से, पर्टिकुलरली प्राइवेट सेक्टर से आज, कि जैसे हमने पिछले साल टेलीमेडिसिन के द्वारा अपने मरीजों का पूरा इलाज किया, वी वर रीचिंग आउट टू देम, वी वर प्रोवाइडिंग केयर, आई एम श्योर दैट इज हैपनिंग इवन नाउ। माई स्पेसिफिक अपील इज टुडे दैट लेट देयर बी अ वे in a given city to know who all doctors are available on telemedicine। कि अगर हम बताएं कि पर्टिकुलरली एक सिटी में, करनाल में, कि कौन कौन से डॉक्टर्स को मैं टेलीमेडिसिन के द्वारा पहुंच सकता हूं, कि ये कि मैं अपने आप ढूंढूं उसकी बजाय क्या ये एक वेबसाइट पे अवेलेबल हो सकता है लोकल मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कि फॉलोइंग डॉक्टर्स आर अवेलेबल ऑन टेलीमेडिसिन, ताकि ये महसूस होता है और ऐसी बात पहुंचती है हमारे तक कि हम कहाँ जाएं। तो कहाँ जाएं, सबसे पहले अगर हम डॉक्टर ढूंढ रहे हैं तो क्या वो आसान हो जाए। हर एक जना हर किसी फैमिली डॉक्टर के साथ कनेक्टेड नहीं होता, अस्पतालों तक जाना अब मुश्किल भी है, दूर भी है, संक्रमण भी है और ज़रूरत भी नहीं है। तो जब टेलीमेडिसिन का प्रावधान है
और हो रहा है और इसमें हम अच्छा काम कर चुके हैं, तो अपील होगी कि हर सिटी में अपने लेवल पे एक सिंपल सा इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, वेबसाइट पे भी हो, फिजिकली भी और तरह से भी हो, और इसमें जिले की एडमिनिस्ट्रेशन मदद कर सकते हैं, ताकि जब ये ऐसे लगे कि हो रहा है तो मैं फोन किसको करूं। हेल्पलाइन तो चल रही है, वो भी ठीक है, लेकिन डायरेक्टली आप डॉक्टर तक पहुंचना चाहते हैं, बाय नेम पहुंचना चाहते हैं, उसको क्या हम संभव कर सकते हैं। तो इसमें मेडिकल प्रोफेशन को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को, वॉलंटियर्स को, एनजीओज को, we would request on behalf of the government to kindly create such system, such community safety nets and partnership nets that will come very handy. इसके बाद एंड में फिर दोबारा उसी मैसेज पे आना चाहेंगे कि इस सिचुएशन में तो अब बिल्कुल ज़रूरी है कि हम मास्क पहनेंगे, बिल्कुल ज़रूरी है कि हम फालतू बाहर नहीं जाएंगे। Please don't go out unnecessarily. Stay with your family. Very important. And also, even within the family, please wear mask. Please don't invite people into your home. This is not the time to do so. और घर में भी थोड़ा केयर रखिए कि किसी तरह से इन्फेक्शन कोई हो रखा है तो हम बाकी भी बच पाएं, क्योंकि ये दिखाई देता है कि ये वायरस तेज गति से पकड़ते हैं। ये ट्रांसमिसिबिलिटी वाला जो एंगल है क्लियर होता जा रहा है। सो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डोंट गो आउट, वी डोंट इनवाइट पीपल एज मच एज पॉसिबल, एंड वी प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स एंड वी प्रोटेक्ट आवर फैमिली मेंबर्स टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। एंड अगेन, प्लीज डोंट पैनिक. This disease is serious only in a small proportion, relatively small proportion of individuals. Please, there are simpler therapies which are evidence-based, which the experts have listed for you. Please promote them. Please promote home care. Please provide networks of help from the society to tide over this difficult phase. But India will do so, and India will do so with the participation of people of India, the union government, the state government, the district administrations, and every citizen of this great nation. Thank you. Thank you, sir. We'll now take a few questions. Number 13.